वेलकम बैक बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपने जो लक्ष्य तय करके अपनी पढ़ाई शुरू की थी वो आपकी सफल हो गई होगी और अब उसको अंतिम रूप देने का समय आ गया है। मैं बात कर रहा हूं आपके फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम की। जैसा कि हमने एक हफ्ते पहले फिजिक्स के लिए एक रोड मैप आपको तैयार करके दिया था और उस रोड मैप को फॉलो करते हुए आपने फिजिक्स की बहुत बेहतरीन तैयारी कर ली होगी, क्योंकि वो रोड मैप इस तरीके से मैंने डिज़ाइन किया था कि उस रोड मैप के हिसाब से आप अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे सकें। और उसी तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए, अंतिम ढांचा देने के लिए आज मैं आपके सामने इस वीडियो को लेकर आया हूं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट के साथ शुरुआत करते हैं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। और ये आपने अंतिम एक सप्ताह में महसूस भी किया होगा जब आपकी फाइनल एग्जाम डेट शीट आई थी, जारी हुई थी और आपने उस रोड मैप को फॉलो करना स्टार्ट किया था। तो आप उस समय जब आपने शुरुआत की थी तब आपका फिजिक्स में क्या कॉन्फिडेंस था, और एक हफ्ते बाद जब आपने पूरी फिजिक्स की तैयारी मेरे अकॉर्डिंग या अपने उस मॉडिफाइड प्लान के अकॉर्डिंग तैयार किया है, तो अब आपके अंदर क्या कॉन्फिडेंस है। तो ये सब आप ही की मेहनत है, आप ही की लगन है, आपने ईमानदारी से मेहनत किया है। तो इस वजह से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस इस समय झलक रहा है आपके सब्जेक्ट को लेकर। ठीक है, तो इस तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं इंजीनियरिंग फिजिक्स का मॉडल पेपर। मतलब आप एग्जाम हॉल में जब बैठेंगे तो किस तरीके का आपको पेपर मिलने वाला है, उसी तरीके का हूबहू पेपर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो आई होप आप इस पेपर को भी एंजॉय करेंगे और जो तैयारी आपने की है उसके हिसाब से आप इसकी प्रैक्टिस भी करके देखेंगे टाइम लगाकर, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस, जो एग्जाम का प्रेशर होता है वो भी आपका सही हो जाए, उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि आप प्रेशर के चक्कर में वहां पर कोई गलती ना करें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। सभी बच्चों तक ये वीडियो आज पहुंच जाना चाहिए ताकि कहीं ना कहीं उनको हेल्प जरूर मिल जाए। ये मॉडल पेपर मैंने इस तरीके से तैयार किया है कि देखिए, आप जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो इसमें से बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम में एज इट इज। ठीक है, लैंग्वेज में घुमा सकता है वो, आपको लैंग्वेज चेंज कर सकता है, लेकिन जो हमारा टॉपिक है वो आपका यही रहेंगे। मैंने बहुत ही छांट कर ये क्वेश्चंस आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। तो सबसे पहले मॉडल पेपर को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, तभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने सबने वीडियो को शेयर कर दिया होगा सभी अपने सोशल अकाउंट्स पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने मॉडल पेपर का पहला स्लाइड। तो सबसे पहले हम मॉडल पेपर के फॉर्मेट को जानते हैं कि आपको किस तरीके का फॉर्मेट क्वेश्चन की फॉर्म में दिखाई देगा। तो मैं आपको बताऊं तो आपके क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपके 7 क्वेश्चन होंगे जो कि 2-2 नंबर के होंगे और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यानी कि ये आपका सेक्शन ए जो है ये 14 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है, वहीं पर अगर मैं सेक्शन बी की बात करूं तो यहां पर आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। संभावना 99% यही रहती है, लेकिन एक क्वेश्चन पेपर में जो आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो वहां पर एक यूनिट से सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन भी देखने को मिले थे और एक यूनिट से कोई भी क्वेश्चन नहीं था। तो वो चांसेस बहुत कम रहते हैं ताकि आप वहां पर चौंके ना, इसलिए मैंने आपको ये बात बताई है। तो 5 क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में मिलेंगे। पॉसिबिलिटी रहती है कि हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिले और यहां से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होते हैं और हर एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का होता है। तो सेक्शन बी आपका 21 मार्क्स का हो जाता है। इतने ही नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए भी होते हैं किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। ठीक है, चलिए अब सेक्शन सी की बात कर लेते हैं। सेक्शन सी में पांचों की पांचों यूनिट से एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 5 क्वेश्चन यहां पर होंगे और हर एक क्वेश्चन में 2 पार्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, लेकिन अटेम्प्ट कोई एक ही पार्ट आपको यहां पर करना होगा, यानी कि या तो पार्ट 1 आप अटेम्प्ट कर लें उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का या पार्ट 2 अटेम्प्ट कर लें आप उस क्वेश्चन का। ठीक है, तो यहां से आपके 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, हर एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का होगा। तो बचे हुए 35 मार्क्स जो हैं वो सेक्शन सी आपका कवर अप करता है।
तो आई होप आपको पूरे पेपर का सिनेरियो समझ में आ गया है। 3 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइड रहता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपके 7 क्वेश्चन मिलेंगे 2 मार्क्स के, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आपको वहां पर आंसर की फॉर्म में लिखने हैं। वहीं पर सेक्शन बी में आपके 5 क्वेश्चन मिलेंगे, हर एक यूनिट से 1 क्वेश्चन मिलता है, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। 21 मार्क्स आपके वहां से रहते हैं। वहीं पर सेक्शन सी में हर एक यूनिट से 1 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 आपको वहां पर सेक्शन सी में देखने को मिलेंगे, लेकिन हर एक क्वेश्चन में आपको चॉइस रहेगी कि एक इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आप कर सकें। ठीक है, तो आपके 7 × 5 यानी कि 35 मार्क्स जो हैं वो सेक्शन सी से कवर अप होंगे। तो ये पूरा 70 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर हो जाता है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पेपर आईडी आपकी लिखी होगी जो आपको कॉपी में भरनी होगी। कॉपी में किस तरीके से एंट्री करनी है उसका भी मैं एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप वहां पर कोई भी मिस्टेक ना करें। ठीक है, इस तरीके से आपके पेपर्स लिखे होंगे। अगर एक पेपर पे आपका मतलब 2 पेपर अगर आपके पेपर प्रिंट हुए हैं तो वहां पर प्रिंटेड पेज के नंबरिंग यहां पर दी होगी। सब्जेक्ट कोड आपका यहां पर लिखा होगा, जिसकी एंट्री आपको अपनी कॉपी में करनी होती है। सबसे पहला काम आपका होता है, जैसे ही आपको पेपर मिले अपना रोल नंबर सबसे पहले आप इसमें फिल कर दें। जो भी आपको एडमिट कार्ड पर रोल नंबर दिया हुआ है वो यहां पर आप फिल कर देंगे। फिर उसके बाद ये बीटेक लिखा होता है, सेमेस्टर फर्स्ट लिखा होगा, थ्योरी एग्जामिनेशन लिखा होगा और 2024-25 सेशन आपका लिखा होगा, और यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम इंजीनियरिंग फिजिक्स ये ऐसे आपको मेंशन होगा। टाइमिंग आपकी 3 घंटे की होने वाली है और जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 70 हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपका क्वेश्चन रहेगा। अटेम्प्ट ऑल द सेक्शन, जो मैंने बताया सारे सेक्शन आपको अटेम्प्ट करने हैं। अगर कहीं पर कोई डेटा मिस है तो वो आप सुटेबली जो वहां पर होता है उसके अकॉर्डिंग आप वहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं शुरुआत में आपको न्यूमेरिकल जब कराता था तो कुछ नोटेशंस मैं आपको बताता था, या फिर कुछ फिक्स वैल्यू कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं उनको मैं याद करने के लिए इसीलिए बोलता हूं बच्चों कि अगर वैल्यू नहीं दी होगी तब आपको कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन को करने में ना आए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेक्शन ए की। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं सेक्शन ए, इसमें पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है अटेम्प्ट द ऑल क्वेश्चन इन द ब्रीफ। ब्रीफ में आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ब्रीफ का मतलब यहां पर हो जाता है कि आप 40 to 50 वर्ड्स मैक्सिमम इस क्वेश्चन के आंसर में लगाएंगे। ठीक है, इससे बड़ा क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं देना है। और 7 क्वेश्चन हैं, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो आपको 14 मार्क्स यहां से मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप देखें पहला क्वेश्चन हमने क्या लिया है यहां पर कि व्हाट डू यू मीन बाय द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं, ये यहां पर पूछा गया है। तो केवल और केवल आपको 40 से 50 वर्ड का यहां पर आंसर लिख के दिखाना है। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता देता हूं, जैसे ही आप इस तरीके से लिखेंगे, जितनी बड़ी तरीके से आपको यहां पर क्वेश्चन पेपर में दिख रहा है ना, इस तरीके से आप लिखेंगे कॉपी में सेक्शन ए। जब आप शुरू करेंगे लिखना, फिर यहां पर लिखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 का यहां पर लिखेंगे ए पार्ट। फिर आप जैसे ही इसका आंसर दे दें तो आप नीचे यहां पर 2 लाइन से उस आंसर को ब्लॉक कर दें, ताकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करे तो वो कंफ्यूज ना हो कि आपका आंसर कहां तक है। कभी कभी क्वेश्चन चेक करने में मिस हो जाता है जब अगर सेपरेशन ना हो या सेपरेटली उनके आंसर्स को ना किया गया हो। ठीक है, फिर जैसे ही आप बी करेंगे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट इस तरीके से आप लिखेंगे, और फिर सेकंड बी जो है क्वेश्चन उसका आंसर देना स्टार्ट करेंगे आप लोग। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, तो व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंडक्टिंग डिवीजन जर्मन एक्सपेरिमेंट। क्या ऑब्जेक्ट है ये पूछा है, पूरा एक्सपेरिमेंट आपको यहां पर नहीं बताना है, ये चीज आप जरूर ध्यान रखेंगे। डिवीजन जर्मन एक्सपेरिमेंट आपको पूरा यहां पर नहीं एक्सप्लेन करना है, केवल और केवल आपसे उसका ऑब्जेक्टिव पूछा है तो वही आपको यहां पर बताना है। आई होप आप समझ गए होंगे। यहां से मैं थोड़ा थोड़ा आपको गाइड भी करता चलूंगा कि एक्चुअल में आपको लिखना कितना है। बेसिकली अगर आपने हमारी PYQ सीरीज देखी होगी 5 यूनिट की, तो आपको क्लियर भी होगा कि आपको आंसर कितना किस क्वेश्चन के लिए देना है। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो थर्ड क्वेश्चन मैंने जो लिया है सेक्शन ई का, वो डिफरेंशिएट बिटवीन द कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। इन दोनों करंट्स के बीच में डिफरेंस आप लोगों को बताना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से कुछ ना कुछ आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बात करूं तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स से आप क्या समझते हैं, ये फिर आपको आगे क्वेश्चन को कनेक्ट करके पूछ रहा है कि 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेस कैन नॉट प्रोड्यूस द इंटरफेरेंस।
क्यों नहीं कर पाते ये भी बताना है। तो आप खुद देखिए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये हो जाता है और 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये हो जाता है, तो 2 क्वेश्चन में डिवाइड है ये आपका क्वेश्चन, तो एक एक नंबर आपका ये यहाँ पर कंटेन करता है। तो 1 नंबर में आपको महाभारत नहीं लिखना है, बस जितना पूछा है वो आप लिखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं यूनिट नंबर 4 से। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है लेजर में, वो यहां पर पूछा गया है। बच्चों को मैं देखता हूं कि वो पॉपुलेशन इन्वर्जन की डेफिनेशन लिख देंगे, लेकिन डायग्राम गलत बना देते हैं। तो अगर आपने डायग्राम बच्चों गलत बनाया है तो आपकी जो थ्योरी लिखी हुई है उसका वेटेज भी फिर कम हो जाएगा। ये आपको जरूर ध्यान में रख के चलना है। जिस भी आंसर में आपका डायग्राम इन्वॉल्व है तो उस डायग्राम को आप बहुत अच्छे से बनाएंगे, डायग्राम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से आप करेंगे, ये मुझे उम्मीद है। और आप उसी तरीके से एग्जाम हॉल में भी लिख कर आएंगे ताकि वहां पर एग्जामिनर मजबूर हो जाए आपको अच्छे नंबर देने में, ठीक है। क्लियर हुआ? क्योंकि विजुअल तरीके से जब आप आंसर को दिखाते हैं तो वो ज्यादा इंपैक्ट डालता है एग्जामिनर के ऊपर और वहां से चांसेस आपके मार्क्स अच्छे अचीव करने के बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्लियर? चलिए 5th यूनिट से नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोर्टेक्स स्टेट क्या होती है सुपर कंडक्टिविटी की, उसको एक्सप्लेन करना है, बस उसको बताना है, डिटेल में आपसे नहीं पूछा है, ठीक है। मैं फिर से आपको बता देता हूं, 40 से 50 वर्ड्स इनफ हैं इनके आंसर को एक्सप्लेन करने के लिए। मैक्सिमम वर्ड्स बता रहा हूं मैं, 40 से 50, ठीक है। क्लियर हुआ? और लास्ट क्वेश्चन जो मिलेगा सेक्शन ए का, वो स्टेट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन द सिंगल मोड एंड मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, यानी कि सिंगल मोड और मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में क्या डिफरेंस है, ये यहां पर पूछा गया है। 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 या 3 पॉइंट में डिफरेंशिएट आप इसको करेंगे बस, ठीक है। और ज्यादा कोशिश करें तो आप डायग्राम की हेल्प से बताने की कोशिश करें, यानी कि डायग्राम भी उन 3 पॉइंट्स में से 1 पॉइंट में आप इन्वॉल्व करने, यानी कि 2 तो डिफरेंस बता दें और 1 डिफरेंस आप डायग्राम की हेल्प से बताएं, ठीक है। तो एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा ही और डिफरेंट ही इंपैक्ट पड़ने वाला है। क्लियर? तो आई होप आप क्वेश्चन नंबर लास्ट जो सेक्शन ए का था उसको भी समझ गए हैं। तो ये आपका सेक्शन ए खत्म होता है। इसके बाद सेक्शन बी पर हम चलते हैं। तो सेक्शन बी अगर आप ध्यान से देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सेक्शन बी में आपको अटेम्प्ट करने हैं कोई भी 3 क्वेश्चंस और हर एक क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स का है। 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो यानी कि 21 मार्क्स का वेटेज यहां पर रहने वाला है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं सेक्शन बी की। सेक्शन बी और सब्जेक्ट से क्यों डिफर है इंजीनियरिंग फिजिक्स के लिए, वो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। देखिए, अगर आप लास्ट ईयर के दोनों सेमेस्टर के क्वेश्चंस पेपर देखें तो सेक्शन बी कंप्लीटली न्यूमेरिकल पर आधारित पूछा गया है। तो हो सकता है इस बार भी आपसे कंप्लीटली न्यूमेरिकल बेस्ड सेक्शन भी पूछ लिया जाए। इसीलिए मैं शुरुआत से आपसे कहता हुआ आ रहा हूं, आप न्यूमेरिकल्स पर फोकस जरूर करें। और अगर सभी यूनिट के न्यूमेरिकल आप नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट किसी भी 3 यूनिट्स के न्यूमेरिकल आपको जरूर करके जाने हैं, यानी कि 3 यूनिट के न्यूमेरिकल आप कर लीजिए। अगर सेक्शन बी पूरा न्यूमेरिकल का पूछ लेते हैं तो आपका सेक्शन बी कंप्लीट हो जाएगा। और न्यूमेरिकल पर आपको अगर सही से आपने किए हैं सारे स्टेप फॉलो करके, तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं और आपको 21 मार्क्स ही चाहिए पास होने के लिए। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, अगर सेक्शन बी आपका स्ट्रांग है, यानी कि न्यूमेरिकल्स आपके किन्हीं भी 3 यूनिट के स्ट्रांग हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। और मैं आपको बताता ही हूं कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल का वेटेज लगभग आपका 30% रहता ही रहता है। मिनिमम अगर मैं बात करूं 25 से 35 तक आपका वेरी कर जाता है न्यूमेरिकल्स का वेटेज। तो आप न्यूमेरिकल को वन साइड नहीं करके चल सकते हैं फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में, ठीक है। क्लियर? तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर कहीं पर आपको अभी लग रहा है कि हमारी फिजिक्स की तैयारी में कहीं थोड़ा सा लूजपन रह गया है, तो अभी भी आपके पास समय है, आप उसको जरूर अच्छे से करके जाएं, ठीक है। मैं एक चीज और सोच रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, जो पूरी फिजिक्स के मैंने पीवाईक्यूज कराए हैं 5 यूनिट के, क्या वो एक लगभग 8 से 10 घंटे की जो मैराथन बनेगी उसमें मैं मर्ज करके आपको प्रोवाइड करा दूं, ताकि एक ही वीडियो से आपकी पूरी फिजिक्स भी रिकॉल हो जाए। अगर आप कहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस पर काम करना स्टार्ट कर दूंगा और आपको वो मिल जाएगी 17 तारीख तक, ठीक है। चलिए, तो ये अब हम बात कर लेते हैं इसकी। तो सेक्शन बी के पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि एक इलेक्ट्रॉन जो बाउंड है 1 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स में, विच हैज, उसकी विड्थ यहां पर दी गई है 10 एंगस्ट्रॉम, एज्यूम द हाइट ऑफ द बॉक्स इज infinite, calculate the amount of energy required to excite electron to the first excited state। देखिए, क्वेश्चन का पैटर्न कुछ इस तरीके से ही रहेगा, 1-2 चीजें ऊपर नीचे या एक्स्ट्रा आपसे पूछ सकता है,
ठीक है, ये विशेष आपको ध्यान रखना है। और इस वर्ड को तो आप अपने दिमाग में बिल्कुल बसा लीजिए, वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स। यहां से डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन या तो न्यूमेरिकल फॉर्म में या डेरिवेशन फॉर्म में 7 नंबर का मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, पहली यूनिट से। क्लियर? तो आई होप आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने इसकी प्रैक्टिस कराई हुई है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेता हूं सेक्शन बी के सेकंड क्वेश्चन की, जो कि सेकंड यूनिट से पूछा गया है। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द पॉइंटिंग वेक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी टॉपिक सेकंड यूनिट से। अगर सेकंड यूनिट में मैं बात करूं तो 3 टॉपिक आप कर ले बस, वहां से आपको 2 क्वेश्चन डेफिनेटली मिल जाएंगे देखने को। पॉइंटिंग वेक्टर यानी कि पॉइंटिंग थ्योरम, पूरा डेरिवेशन इसका, ईएम वेव और इसका प्रूव ईएम वेव का 3-4 तरीके से वो प्रूव कराता है, और एक है आपका मैक्सवेल इक्वेशन बस। और साइड चाहे आप इस यूनिट को कर दें, क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा हार्ड यूनिट यही लगती है। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो इसमें 3 टॉपिक ऐसे हैं, अगर आप 3 टॉपिक ही तैयार कर लें, ठीक है, तो आप 7 नंबर के 2 क्वेश्चन करके आएंगे अपने क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो ये आप विशेष ध्यान रखें। अगर आप लगता है कि आप इस यूनिट में नहीं पढ़े हैं, तो मेरे कहने से इनमें से 3 टॉपिक बहुत अच्छे से आप तैयार कर लें, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये तो आपसे यहां पर डेरिवेशन प्रूव कराया है। फिर आगे, एज्यूम दैट ऑल द एनर्जी फ्रॉम द 1000 watt lamp is radiate uniformly. Calculate the average value of the intensities of the electric and magnetic field of radiation at a distance 2 meter from the lamp. देखिए इस बार जो मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, यहां पर थोड़ा सा आपको लॉजिकली चीजें देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर इस तरीके से आपको घुमा सकता है। देखिए इस क्वेश्चन में अगर आपने न्यूमेरिकल नहीं किया है तो आपको डेरिवेशन तो आता है, लेकिन न्यूमेरिकल की वजह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट आपका नहीं हो पाएगा और आप फंस जाएंगे यहां पर कि सेक्शन बी में कौन सा क्वेश्चन करें। हो सकता है कि आपने सेकेंड यूनिट अच्छे से पढ़ी हो, कोई एक यूनिट आपने अवॉइड की हो, 2 यूनिट आपने अवॉइड की हो, और फिर आप इस क्वेश्चन में फंस जाएंगे कि यार आते हुए भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूं। तो इसलिए न्यूमेरिकल आपको जरूर करके जाने हैं। पता नहीं कि क्वेश्चन जो आपका तैयार करने वाला एग्जामिनर है उसने इस तरीके से अरेंज किए हों कि न्यूमेरिकल प्लस डेरिवेशन दोनों एक ही क्वेश्चन में मिक्स करके दे दे, तो वो फिर आपका इनकम्प्लीट रह जाता है। अदरवाइज अगर मैं यहां पर बात करूं तो 4 मार्क्स का आपका ये वाला पार्ट है और 3 मार्क्स का आपका ये न्यूमेरिकल पूछा गया है। तो इस तरीके से आपको नंबर मिल जाएंगे। तो अब फिर आपका क्वेश्चन जो 7 नंबर का था वो 4 नंबर में आपका रह जाता है ना। तो इस चीज का विशेष आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यूनिट नंबर 3 से क्या क्वेश्चन पूछा गया है? यूनिट नंबर 3 से क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ इन द वेज शेप थिन फिल्म एंड एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द फ्रिंज पैटर्न। यानी कि जो वेज शेप थिन फिल्म है उसका डेरिवेशन यहां पर पूछा गया है, एक्सप्रेशन आपसे पूछा गया है। ये एक पार्ट है। दूसरे पार्ट में जैसा कि मैंने बताया अटैच कर दिया इसके साथ एक छोटा सा न्यूमेरिकल, यानी कि a light of wavelength 6000 angstrom falls normally on a slit of width 0.1 mm और फिर कैलकुलेट करने के लिए बोला है टोटल एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा की टोटल एंगुलर विड्थ को कैलकुलेट करने के लिए कहा है। तो फिर यहां से आपका क्वेश्चन बन जाता है, ये 5 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है और ये 2 मार्क्स में आपका क्वेश्चन दिया गया है। तो इस तरीके से भी आपको अपनी तैयारी को तैयार करके चलना है कि आप कहीं ना कहीं अपने जो आते हुए क्वेश्चन के मार्क्स कट ना करवाने, है ना। तो इसीलिए मैंने इस मॉडल पेपर को आपके इस तरीके से तैयार किया है कि हर एक परिस्थिति के लिए आप बिल्कुल तैयार रहें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर डी के पहले पार्ट की। क्वेश्चन नंबर डी के पहले पार्ट में पूछा गया है कि ऑप्टिकल पावर आफ्टर प्रोपेगेटिंग थ्रू द फाइबर दैट इज 1050 मीटर लॉन्ग इज रिड्यूस टू 30% इट्स ओरिजिनल वैल्यू। उसकी ओरिजिनल वैल्यू की जो उसने ट्रांसमिट की थी उसका 30% क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। देन उसने पूछा है कैलकुलेट कीजिए लॉस इन डीबी पर किलोमीटर। यूनिट नंबर 4 के बहुत इजी न्यूमेरिकल हैं, आप थोड़े से एफर्ट के साथ इन न्यूमेरिकल को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो पहले पार्ट में आपसे ये पूछा गया है। सेकेंड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो वहां पर हीलियम नियॉन से क्वेश्चन आपका बना है। तो कैलकुलेट द पॉपुलेशन रेशो ऑफ 2 stages in the helium neon laser that produce the light of wavelength 6000 angstrom at
120 डिग्री सेंटीग्रेड, वेयर के की वैल्यू आपको दी हुई है और एच की वैल्यू आपको गिवन है। अगर नहीं भी गिवन है तो आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। तो सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है, आप इसको मान के चलें ये 3 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है और ये 4 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो इस तरीके से आपके 2 पार्ट में क्वेश्चन बना है। ऑप्टिकल फाइबर से भी क्वेश्चन इन्वॉल्व किया है मैंने यहाँ पर, और आपका लेजर से भी इन्वॉल्व किया है। लेजर से तो बेसिकली आपका अगर क्वेश्चन बनेगा तो इसी ही पैटर्न पर ज़्यादा चांसेस रहते हैं क्वेश्चन के बनने की। अदरवाइज मैंने क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए हुए हैं, पूरा एक न्यूमेरिकल का 1 शूट वीडियो है, आप उसको जाकर देख लीजिए, कहीं पर जाने की आपकी ज़रूरत नहीं है। और एक पूरा फिजिक्स के जो फॉर्मूले हैं उन पर बेस मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप फॉर्मूलों की टेंशन बिल्कुल ना लें, उस वीडियो को आप जरूर देखें। ठीक है, चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है सेक्शन बी का। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये आपका सेक्शन बी का, जो कि यूनिट नंबर 5 से पूछा गया है। ए सुपर कंडक्टिंग टिन हैज ए क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ 4.7 Kelvin at 0 magnetic field and a critical magnetic field is 0.03 Tesla at 0 Kelvin. फाइंड करना है हमें क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एट 4K, यानी कि 4 केल्विन पर आपको कैलकुलेट करना है क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड को। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट है सेक्शन बी का, जो कि 5th यूनिट से पूछा गया है। तो हर एक यूनिट से आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल गया है, और मैं आपको बताना चाहूँ कि आपको लास्ट यूनिट के जो न्यूमेरिकल हैं वो भी आपको तैयार करके जाने हैं, क्योंकि बहुत ईजी ये न्यूमेरिकल हैं। एक ही कॉन्सेप्ट पर, एक ही फॉर्मूले पर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो क्यों फिर हम 7 नंबर अपने छोड़ें। क्लियर है? तो आई होप सेक्शन बी भी आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से आपका क्वेश्चन का पैटर्न डिजाइन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। उससे पहले, जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हैं वही कल आपको सफलता दिलाएगी, और ये आप खुद देख लेंगे जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे। जो आपने मेहनत आज की है उसका फल आपको एग्जाम हॉल में मिलेगा। अगर ईमानदारी से आपने मेहनत किया है तो आप उसका रिजल्ट खुद महसूस कर सकते हैं जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। ठीक है, और परीक्षा छात्र के लिए भविष्य का रास्ता तय करती है, क्योंकि यहीं से आपका पता चलेगा कि आपका जो सेमेस्टर है वो किस डायरेक्शन में जाने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आपने ईमानदारी से लगन के साथ मेहनत की है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्लियर है? इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ आगे शुरू करते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन में आपको 2 पार्ट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक आपको अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट एनी 1 पार्ट ऑफ द फॉलोइंग, कोई भी एक पार्ट आपको अटेम्प्ट करना है। तो चूंकि पहला क्वेश्चन है सेक्शन सी का, तो पहली ही यूनिट से यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा। डिस्टिंग बिटवीन द ग्रुप वेलोसिटी एंड फेस वेलोसिटी, दोनों के बीच में डिफरेंस बताया गया है। एंड एस्टैब्लिश ए रिलेशन बिटवीन देम इन द डिस्पर्सिव मीडियम, डिस्पर्सिव मीडियम में इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछा है। और व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन दीज वेलोसिटीज इन द नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के लिए भी आपको रिलेशन यहाँ पर दिखाना है। ठीक है, तो आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके डेरिवेशन और थ्योरी को आप जरूर करके जाएंगे। क्लियर है? ग्रुप वेलोसिटी या फेस वेलोसिटी से आपको कुछ ना कुछ एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेता हूं, जो पहली यूनिट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है आपका कॉम्पटन शिफ्ट से रिलेटेड। तो इसका एक्सप्रेशन यहां पर पूछा गया है, और फिर यह कहा गया है कि क्या मतलब क्यों कॉम्पटन शिफ्ट को हम नहीं देख पाते, ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं जब आप विजिबल लाइट का यूज करते हैं। तो ठीक है, तो आपका अगर मैं यहां पर क्वेश्चन के डिवीजन की बात करूं तो 6 मार्क्स का आप तो ये पूरा डेरिवेशन समझ लीजिए, और 1 नंबर में आपका यहां पर ये मान के चले कि आपसे ये रीजन पूछा गया है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। जो भी आपको अच्छे से आता है उसका कोई भी पार्ट आप यहां पर करें। चलिए नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। तो यहां से भी आपको एक पार्ट करना है, 2 पार्ट आपको दिए होंगे। तो पहले पार्ट की अगर मैं बात करूं, यहां पर पूछा गया है ड्राइव द वेव इक्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस starting from the Maxwell equation and find the general solution and show that the wave velocity equal to the speed of light and are transfer in nature। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्री स्पेस में उनकी इक्वेशन ड्राइव करनी है, फिर बताना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से चलती हैं और साथ ही साथ वो ट्रांसफर होती हैं नेचर में। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पॉइंटिंग वेक्टर
और आपका मैक्सवेल इक्वेशन, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं, ठीक है, तो आपके 2 7 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाएंगे इन तीनों टॉपिक से। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बात कर लेता हूं मैं यहां पर। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, चाहे वो न्यूमेरिकल की फॉर्म में मिल जाए या डेरिवेशन की फॉर्म में मिल जाए, आप उसको जरूर तैयार करके जाएंगे। ठीक है, ड्राइव द मैक्सवेल थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन इन देयर डिफरेंशियल फॉर्म एंड एक्सप्लेन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ईच इक्वेशन। मैक्सवेल की इक्वेशंस का डेरिवेशन इस बार आने के चांसेस आपके हैं, क्योंकि अगर आप लास्ट ईयर के दोनों ईयर के 4 पेपर देखें तो वहां पर डायरेक्टली मैक्सवेल से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो इस बार गारंटी है कि मैक्सवेल से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि मैक्सवेल की इक्वेशंस आप जरूर तैयार करके जाएंगे। ठीक, मैंने एक वीडियो में ही आपको मैक्सवेल की कंप्लीट इक्वेशंस कराई हुई हैं। डिफरेंशियल और इंटीग्रल दोनों को एक साथ अगर आप तैयार करेंगे तो आपको हार्ड नहीं लगेंगी। अगर पहले आप डिफरेंशियल तैयार करते हैं चारों का, फिर सेपरेटली इंटीग्रल तैयार करते हैं, तो वो आपको हार्ड लगती हैं। लेकिन मैंने जो कराया है डिफरेंशियल और इंटीग्रल, इक्वेशन फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो या फोर्थ हो, सबका एक साथ कराया है, और उसको एक साथ कराने से आप खुद देखेंगे कि बहुत इजी आपको लगेगा डेरिवेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, जो कि यूनिट नंबर 3 से पूछे गए हैं। पहले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो इस बार आपको न्यूटन्स रिंग के डेरिवेशन के मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि यहां से न्यूटन्स रिंग को लेकर कोई डेरिवेशन लास्ट के 4 सेमेस्टर के पेपर में नहीं पूछा गया है। वहां पर केवल और केवल इसकी एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बना है कि हम कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं न्यूटन रिंग की हेल्प से, कैसे हम वेवलेंथ फाइंड आउट करते हैं न्यूटन रिंग की हेल्प से। तो यहां पर आप इसको इस बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इन्वॉल्व करेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन्स रिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट में किस तरीके से होती है, और हमें यहां पर प्रूव करके दिखाना है कि रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए जो डायमीटर होता है डार्क रिंग का, या फिर वो ब्राइट रिंग का स्टेटमेंट भी दे सकता है, वो प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ द नेचुरल नंबर्स के। ये प्रूव करके आपको दिखाना है। ठीक है, तो आप इसको तैयार करेंगे बहुत अच्छे से। अगर दूसरे पार्ट की बात करें तो सबसे मतलब कह सकते हैं ना सदाबहार एवरग्रीन जो क्वेश्चन बनता है आपका यूनिट नंबर 3 से, वो है आपका फिनोमिना ऑफ फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू द सिंगल स्लिट एंड सो दैट द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ द सक्सेसिव मैक्सिमास आर नियरली। इस रेशो में आपसे वो प्रूव करने के लिए बोलेगा। ये पावर है पाई स्क्वायर, यहाँ पर ये पाई स्क्वायर है। ठीक है, तो इस चीज तक मतलब इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि इसमें आपका जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि ये क्वेश्चन 90% आपका बनता ही बनता है यूनिट नंबर 3 से। ठीक है, तो इसमें आपको पूरा डेरिवेशन करके दिखाना है, जहां तक आप इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इस तरीके से। यहीं पर आप इस रेशो को बताते हैं कि इस रेशो में आपका रिड्यूस होता है सेंट्रल मैक्सिमा से क्या, उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमा की। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं, जो कि यूनिट नंबर 4 से है। तो अगर पहले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यहां पर भी मैंने 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। पहले तो जो एक सिंगल एक्सप्रेशन है यहां पर, एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेप्टेंस एंगल न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर इन टर्म ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर एंड क्लैडिंग, ये आपको ड्राइव करना है। साथ ही साथ इसके न्यूमेरिकल को भी आप नहीं छोड़ेंगे, यानी कि इस पर बेस्ड, इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा जा सकता है, यानी कि यही सारी चीजें उस न्यूमेरिकल में आपसे वो फाइंड आउट करा लेता है। क्लियर हुआ। दूसरा पार्ट क्या है यहाँ पर, दूसरे पार्ट में आपसे पूछा गया है कि एक्सप्लेन ब्रीफली द एटेन्युएशन इन ऑप्टिकल फाइबर। एटेन्युएशन लॉस क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर में, ये आपसे पूछा गया है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो 5 नंबर का ये डेरिवेशन हो जाता है और 2 नंबर्स का ये आपका क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि वो ब्रीफली यहां पर डिस्कस करने के लिए आपसे बोल रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 6 के पहले पार्ट को आप समझ गए होंगे। देखिए पेपर लेंथी आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आप जिस तरीके से क्वेश्चन के पैटर्न को समझें और उसी तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। पता चला आप इस एटेन्युएशन इन ऑप्टिकल फाइबर में पूरा लिख कर आ रहे हैं, किस किस रीजन से होता है उनको भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो फिर आपका पेपर लेंथी हो जाएगा ना बेटा। आपको एक्चुअल में क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन के पैटर्न को समझना है। इसलिए मैंने हर एक क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करने की कोशिश की है 2 पार्ट्स को, और उससे आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि आपको कितना लिखना है और एक्चुअल में पूछा क्या गया है। ठीक है, क्लियर हुआ। अगर मैं दूसरे पार्ट की यहां पर बात करता हूं तो दूसरा है कि ड्रॉ ए नेट डायग्राम ऑफ हीलियम नियॉन लेजर एंड डिस्क्राइब इट्स मेथड ऑफ वर्किंग, हाउ इज इट सुपीरियर टू ए सॉलिड स्टेट लेजर। यानी कि आपको
हीलियम नियॉन लेजर, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग के हेल्प से, डायग्राम की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करना है और फिर ये भी बताना है कि कैसे ये सुपीरियर है सॉलिड स्टेट लेजर यानी कि आपके रूबी लेजर से कैसे ये सुपीरियर है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पूछी गई हैं। ठीक है, मैं फिर से आपको कहता हूं जहां पर भी आपको डायग्राम की नीड है, जिस भी क्वेश्चन के आंसर में आप डायग्राम बनाएं उसको विशेष तरीके से नीट एंड क्लीन बनाने की कोशिश करें। ठीक है, वहां पर कोई भी मिस्टेक आप ना करें, तभी आप अच्छा इंप्रेशन डाल सकते हैं एग्जामिनर के ऊपर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी कि 7 क्वेश्चन की। तो अगर उसके पहले पार्ट की मैं बात करता हूं तो पूछा गया है कि नैनो मटेरियल्स क्या होते हैं, एक्सप्लेन कीजिए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वांटम डॉट, क्वांटम वायर एंड द क्वांटम वेल। तीनों के बारे में आपसे पूछा गया है। नैनो मटेरियल्स क्या होते हैं उसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये वाली यूनिट आपकी थ्योरेटिकल है तो यहां से आपको थ्योरी की फॉर्म में चीजें लिखनी है और जब भी आप थ्योरी की किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करें बच्चों तो कोशिश करें कि आप उसको पॉइंट्स की फॉर्म में एक्सप्लेन करें, यानी कि बुलेट्स की फॉर्म में इस तरीके से पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करें ताकि एग्जामिनर उन पॉइंट्स को ही पढ़कर समझ जाए, उसको पूरा पैराग्राफ ना पढ़ना पड़े। क्योंकि पूरा पैराग्राफ पढ़ते हुए क्या होता है ना, एक थोड़ा सा माइंड में इरिटेशन सी हो जाती है क्योंकि 7 नंबर के लिए आपको लिखना बहुत ज्यादा पड़ेगा, है ना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोशिश करें, अगर थ्योरी वाला कोई क्वेश्चन आप डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसको पॉइंट्स की फॉर्म में डिस्क्राइब करें। क्लियर? चलिए, तो आई होप आप 7 का फर्स्ट पार्ट समझ गए होंगे। आगे बात करें लास्ट क्वेश्चन की यानी कि 7th के सेकंड पार्ट की, तो वो है डिफरेंस बिटवीन द टाइप 1 एंड टाइप 2 सुपर कंडक्टर पूछा गया है और राइट डाउन द 3 एप्लीकेशंस ऑफ द सुपर कंडक्टर। देखिए 7 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा एप्लीकेशन को आपको ब्रीफली एक्सप्लेन भी करके दिखाना होगा, तभी आप 7 नंबर के लिए चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सेकंड पार्ट को भी आप समझ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 के। ठीक है, तो आपने लेक्चर को, इस मॉडल पेपर को एंजॉय किया होगा और एक इस मॉडल पेपर को देखकर आपको कॉन्फिडेंस भी आया होगा कि हाँ हमारी तैयारी बेहतर है और हम बहुत अच्छा एग्जाम में कर आने वाले हैं। ये कॉन्फिडेंस इस समय आपके अंदर जरूर होगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा टिप्स मैं आपको दे देता हूं किस तरीके से आप अच्छे मार्क्स अचीव करेंगे यहीं पर। तो पहली बात तो यहां पर ये है, सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जो आपको बहुत अच्छे से आता हो। जो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन आता है ना, उसको आप सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे। और मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि 5 से 10 मिनट आप तसल्ली से जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिले उसको जरूर दें। ऐसा ना हो कि आपने पेपर लिया और क्वेश्चन देखा, पहला ही क्वेश्चन आता है और करने बैठ गए। नहीं बेटा, इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है। आपको पहले 5 से 10 मिनट तसल्ली से आराम से अपने पेपर को पढ़ना है, एनालाइज करना है, क्योंकि आपके पेपर में 3 सेक्शन हैं, ए, बी और सी। कोशिश करें कि जिस भी सेक्शन को आप अच्छे से जानते हैं पहले उस सेक्शन को कंप्लीट करें। मतलब अगर आपको लगता है कि सेक्शन बी के आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अच्छे से आपको आता है, तो आप पहले सेक्शन बी कीजिए। सेक्शन बी आप बड़ा हेडिंग डालेंगे और कोशिश करें कि आप इस सेक्शन बी और क्वेश्चन नंबर को डालने के लिए जो स्केच पेन होता है ना, ब्लैक कलर का स्केच आती है ना, स्केच जिससे हम पहले ड्राइंग करते थे, है ना, वो लेकर जाएं। तो आप लिखिए सेक्शन बी, बड़ा सा उसको बॉक्स में बंद करें, यहां पर लिखिए क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे। फिर उसका पहला पार्ट आपने अटेम्प्ट कर दीजिए और जहां पर वो खत्म हो तो वहां पर आप 2 लाइन इस तरीके से खींच देंगे। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को सेपरेटली चीजें बहुत अच्छे से पता चल जाए। ठीक, और अगर कॉपी का नोटबुक का 70% पेपर भर गया है और आपको नया क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो उसको वहां से स्टार्ट बिल्कुल ना करें, नए पेपर से ही स्टार्ट करें। ठीक है, ये छोटी टिप्स हैं जो आपको कहीं ना कहीं 5 से 6 नंबर तक का वेटेज दिला देती हैं अगर आप इस तरीके से तैयारी अपने जो कॉपी है उसको एक्सप्लेन करते हैं। डायग्राम के लिए मैं शुरुआत से ही आपको कह रहा हूं, नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाने हैं। अगर डायग्राम में आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो कोशिश करें आप पेन से बनाने की, ताकि स्कैन हुई कॉपी में वो बेहतर तरीके से दिख सके। और अगर प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, लगता है आपको इरेज करना पड़ेगा, तो फिर आप पेंसिल का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पेंसिल से भी आप डायग्राम बनाएं। स्कैन कॉपी होती है उसमें दिख भी जाता है डायग्राम, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप अगर कॉन्फिडेंस हैं तो पेन से बनाएं, अगर लगता है कि हाँ जरूरत पड़ेगी हमको इरेज करने की, गलती हो सकती है, तो आप पेंसिल से बनाएं। ऐसा नहीं है कि पेन से ही बनाना है, क्योंकि कटिंग से बचना है। बस
जहां पर आपने कटिंग की वहां पर एग्जामिनर को लग जाएगा कि इसका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं इस आंसर में अच्छा नहीं है। क्लियर हुआ ना? तो इस तरीके से आपको सबसे पहले सेक्शन सेलेक्ट करना है, कौन सा सेक्शन आपको करना है। अगर यहीं पर आपको लगता है कि सेक्शन सी अच्छे से आता है तो आप पहले सेक्शन सी को उठा लीजिए। सेक्शन ए आपको लास्ट में करना है। क्यों करना है वो रीजन भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए बच्चों, जब आप कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर या एग्जाम देने जाते हैं तो आपके पास पढ़ा हुआ बहुत कुछ है, तो आप जैसे ही आंसर शीट आपको मिलती है, क्वेश्चन आप देखते हैं, तो आप कोशिश करते हैं कि सारा जो आपका पढ़ा हुआ है वो उसी क्वेश्चन में, आते हुए क्वेश्चन में लिखने की। फिर आप ये भूल जाते हैं कि कितने मार्क्स में पूछा गया था, कितना हमें आंसर लिखना था। आप कोशिश करेंगे कि हम जितना ज्यादा से ज्यादा लिख सकें वो बेहतर है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि सेक्शन ए को आप लास्ट में करें, ताकि आप इस वाले सेक्शन में ज्यादा समय वेस्ट ना करें। यहां पर मैक्सिमम आप 40 मिनट मान के चलिए कि आप इस सेक्शन को देंगे 7 क्वेश्चन को करने के लिए। और मैं तो कहता हूं कि इन द 30 मिनट्स आप इसको खत्म करें। 30 से 40 मिनट आप सेक्शन ए के लिए रोक कर चलें, क्योंकि यहां से आपको लिमिटेड लिखना है, अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। क्लियर हुआ? तो पहले कौन सा सेक्शन है बी या सी में से जो आपको अच्छे से आता है उसको आप करें। अगर सेक्शन सी में माना आपको 5 क्वेश्चन नहीं आते, 3 क्वेश्चन कोई अच्छे से आते हैं, तब भी आप सेक्शन सी को अटेम्प्ट करें। ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों कि आपने पहले तो सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए कर दिया, फिर आपने सेक्शन सी उठा लिया, सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 4 का बी कर दिया, फिर आप सेक्शन बी पर आ गए हैं, फिर आपने क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी पार्ट कर दिया, फिर सेक्शन सी आपने उठा लिया। अल्टरनेट तरीके से बेटा फिर आपका जो एग्जामिनर है ना वो थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के मार्क्स उसको फिल करने होते हैं आपकी कॉपी के। आपका पहला क्वेश्चन उसने चेक किया, जो भी नंबर है उसके मार्क्स वहां पर उसको देने होंगे। अगर 2 मार्क्स का है तो 2 में से कितने आपने एग्जामिनर ने आपको दिए, या 7 का है तो कितने दिए, तो वो वहां पर जाकर थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है ना? तो इस इरिटेशन से हमें बचना है। एग्जामिनर को, कॉपी चेक करने वाले को हमें खुश रखना है। जैसे वो कॉपी चेक करना चाहता है उसी मेंटेलिटी के साथ आपको अपने आंसर लिखने हैं। इज दैट क्लियर? तभी आप अच्छा लिख पाएंगे और अच्छे मार्क्स अचीव कर पाएंगे। क्लियर है? कॉपी भरने से कुछ नहीं होता है मेरे बच्चों। मैं आपको फिर से ये बता देता हूं, मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आप कॉपी भरकर आएं। हाँ, मैं ये जरूर कहता हूं कि आप क्वेश्चन सभी अटेम्प्ट करें। माना आप क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हैं तो रहते हुए टाइम में लास्ट में आप उस क्वेश्चन को करें, लेकिन जो भी कुछ आपको उस टॉपिक से या उस क्वेश्चन में दी हुई चीजों से रिलेटेड आता है आप उसको लिखाइए। हो सकता है कि आप 19 की ढाल पर बैठे हों, तो एग्जामिनर आपका जब लिखा हुआ होगा तभी तो बच्चों मार्क्स दे सकता है ना, आपको 19 से 21 तक ले जा सकता है। तो इसलिए आपको पूरे क्वेश्चन करके आने होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, है ना? क्योंकि आंसर शीट में कुछ लिखा होगा तभी आपको मार्क्स मिल सकते हैं। अगर नहीं लिखा होगा तो 19 से 21 तक कोई भी आपको नहीं पहुंचा सकता है। ठीक है? तो इसके साथ मैं ये वीडियो खत्म करता हूं। आई होप आप मॉडल पेपर को समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, और जो मैंने टिप्स आपको दी हैं वो भी कहीं ना कहीं आपको एट द एंड जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तब आपको कहीं ना कहीं मदद जरूर करेंगे। ठीक है? तो थैंक यू सो मच सेशन को एंजॉय करने के लिए, और दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और इतना विश्वास बनाए रखने के लिए। तो चलिए, आपके इंजीनियरिंग फिजिक्स के पेपर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि आपने जो तैयारी की है लगन से, मेहनत से, वो जरूर रंग लेकर आएगी आपके एग्जाम हॉल में। वीडियो को शुरुआत में शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर कर दें। पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट जरूर मिला होगा हमारी इस वीडियो से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाले समय में आपको अगर कोई वीडियो हम प्रोवाइड कराते हैं तो वो भी आपको मिलती रहे। ठीक है? और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन सभी वीडियोस के मिलते रहें। तो चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।